मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। महाराष्ट्र की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले देवेंद्र फडणवीस बतौर मुख्यमंत्री अगले 5 साल तक राज्य की जनता की सेवा करने के लिए तैयार हैं। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि पूर्ण बहुमत की सरकार है, इसीलिए 5 साल तक उन पर किसी तरह का कोई संकट नहीं आएगा। कहा भी जाता है कि देवेंद्र फडणवीस के बिना महाराष्ट्र की राजनीति में अधूरापन है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पसंद के साथ साथ नरेंद्र मोदी के चहेते देवेंद्र फडणवीस को करिश्माई नेता के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे कई मौके आए जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए और फिर ना चाहते हुए भी उप मुख्यमंत्री के पद को उन्हें स्वीकार करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित सिपाही की तरह उन्होंने खून का हर घूंट पी लिया। महाराष्ट्र के दिग्गज नेताओं में शुमार देवेंद्र फडणवीस का एक बयान सोशल मीडिया पर अक्सर छाया रहता है, जो उन्होंने साल 2019 में दिया था। उन्होंने कहा था, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौटकर वापस आऊंगा। साल 2014 में देवेंद्र फडणवीस पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद वर्ष 2019 में वो सिर्फ 80 घंटे तक सीएम रहे और अब तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एक सच ये भी है कि फिलहाल महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी या फिर महागठबंधन के पास देवेंद्र फडणवीस जैसी ताकत का कोई और नेता नहीं है। इस स्टोरी में हम देवेंद्र फडणवीस के बारे में विस्तार से बता रहे हैं कि उन्होंने अपना राजनीतिक करियर कैसे शुरू किया, कौन उन्हें राजनीति में लाया, या फिर वो कौन सा खास हुनर है जिसकी वजह से देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति में अहम किरदार बने रहेंगे। अपने तीखे और मीठे राजनीतिक बयानों के लिए मशहूर देवेंद्र फडणवीस पर नागपुर हमेशा मेहरबान रहा है। उनकी गिनती भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेताओं में होती है। उन्हें भाजपा ने हमेशा तरजीह दी है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडे, पीयूष गोयल, हंसराज गंगाराम अहिर, दानवे राव साहेब पाटिल, चंद्रशेखर बावनकुले, गिरीश महाजन, आशीष शेलार, रविंद्र चव्हाण, अतुल बचाव, सुधीर मुनगंटीवार, नितेश राणे, गणेश नाइक, मंगल प्रभात लोढ़ा, राहुल नार्वेकर, अतुल भातखलकर, शिवेंद्र राज भोसले, गोपीचंद पडलकर, माधुरी मिसाल, राधा कृष्ण विखे पाटिल और जय कुमार रावल पर आखिरकार देवेंद्र फडणवीस भारी पड़े। इन सब के ऊपर वो आरएसएस की भी पसंद है। देवेंद्र फडणवीस का रिश्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी बहुत अच्छा है। नागपुर के रहने वाले देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वफादार माना जाता है। ये उनके लिए हमेशा अच्छा पक्ष साबित हुआ। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मोदी शाह के हाथ में था, न कि नितिन गडकरी के पास। यही वजह है कि नितिन गडकरी के स्थान पर हमेशा ही देवेंद्र फडणवीस को तरजीह दी गई। इसके अलावा नरेंद्र मोदी के साथ उनके संबंधों की बात करें तो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। नरेंद्र मोदी को देवेंद्र फडणवीस की कार्यप्रणाली खूब पसंद है। सार्वजनिक मंचों और मुलाकातों में भी दोनों को कई बार गुफ्तगू करते देखा जा चुका है। वहीं जब महाराष्ट्र में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से आरे के बीच मुंबई मेट्रो लाइन 3 का मुद्दा गरमाया और समाज सेवियों ने मोर्चा खोला, तो नरेंद्र मोदी देवेंद्र फडणवीस के साथ हमेशा ही खड़े रहे।
महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की धुरी बन चुके देवेंद्र फडणवीस 30 साल से भी अधिक समय से राज्य की राजनीति में सक्रिय हैं। अगर महाराष्ट्र भाजपा के अन्य नेताओं की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस ने बेहद कम उम्र में करियर शुरू किया। 22 जुलाई 1970 को नागपुर में जन्मे देवेंद्र फडणवीस छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हो गए थे। यही वजह है कि उन पर भाजपा आलाकमान की नजर गई। तेज तर्रार देवेंद्र फडणवीस ने समकालीन भाजपा नेताओं की तुलना में पहले कई पद हासिल की। इनमें कई दिग्गज भाजपा नेता शामिल हैं जिन्होंने उनके साथ ही राजनीति की शुरुआत की। बेशक वो एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। पहली गठबंधन सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रही शोभाताई फडणवीस देवेंद्र फडणवीस की चाची है। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस के पिता गंगाधर फडणवीस महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं में शुमार थे। गंगाधर कई वर्षों तक महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रहे। जब उनके पिता गंगाधर का देहांत हुआ तब देवेंद्र फडणवीस की उम्र सिर्फ 17 वर्ष की थी। ये जानकारी बहुत कम लोगों को है कि गंगाधर फडणवीस के निधन के बाद खाली हुई विधान परिषद की सीट पर नितिन गडकरी निर्वाचित हुए। पिता गंगाधर फडणवीस राजनीति में सक्रिय थे, लेकिन उनके देहांत ने देवेंद्र फडणवीस को तोड़ दिया। राजनीति खून में थी, इसीलिए छात्र जीवन से ही वो इसमें सक्रिय हो गए थे। बावजूद इसके देवेंद्र फडणवीस का राजनीति में प्रवेश अन्य नेताओं की तुलना में आसान था, लेकिन राजनीति में उनकी यात्रा कठिन रही है। ये अलग बात है कि अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह ही देवेंद्र ने भी अपने छात्र जीवन की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़कर की। अच्छी बात यह है कि नितिन गडकरी ने राजनीति में जूनियर देवेंद्र फडणवीस को भरपूर संबल दिया। देवेंद्र भी नितिन गडकरी के नेतृत्व में राजनीति में सक्रिय हो गए। इसके बाद वर्ष 1992 में वो पहली बार नागपुर नगर निगम में पार्षद बने। तब उनकी उम्र महज 22 वर्ष की थी। सही मायनों में देवेंद्र की सक्रिय राजनीति में शुरुआत भी तभी हुई। ये भी कम बड़ी बात नहीं कि वर्ष 2014 में सिर्फ 44 साल की उम्र में देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शरद पवार के बाद देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के दूसरे सबसे युवा सीएम बने हैं। इससे पहले वर्ष 1978 में और 30 साल की उम्र में शरद पवार ने सबसे युवा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। नागपुर नगर निगम में साल 1992 में चुनाव में देवेंद्र फडणवीस पार्षद चुने गए। ये चुनाव भी 1989 में होना था। उस दौरान देवेंद्र फडणवीस की उम्र भी चुनाव लड़ने की नहीं थी। ये महज इत्तेफाक है कि नागपुर नगर निगम का ये चुनाव 1992 में हुआ और पहली बार देवेंद्र फडणवीस पार्षद बने। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस जल्द ही नागपुर नगर निगम के मेयर भी बन गए। हालांकि ये उनका राजनीतिक ठहराव या फिर लक्ष्य नहीं था। दरअसल देवेंद्र फडणवीस का लक्ष्य इससे कहीं बड़ा था। वो लगातार प्रयास करते रहे और वर्ष 1999 में जब शिवसेना भाजपा गठबंधन की हार हुई तो देवेंद्र फडणवीस पहली बार विधानसभा पहुंचे। कहा जाता है कि जब देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था तब नितिन गडकरी नागपुर और विदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता थे। नितिन गडकरी को पूरे महाराष्ट्र में सम्मान के नजरिए से देखा जाता था। यह भी सच है कि देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की राजनीति में नितिन गडकरी की उंगली पकड़कर चलना शुरू किया और राज्य के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे। यहां बता दें कि 2024 के हलफनामे के मुताबिक देवेंद्र की कुल संपत्ति 13 करोड़ से ज्यादा थी।
इसमें कोई शक नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा के दिग्गज नेता नितिन गडकरी का हाथ थामकर राजनीति का सफर शुरू किया। वैसे कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी या अस्थायी नहीं रहता है। ऐसा ही हुआ देवेंद्र फडणवीस के साथ। महाराष्ट्र की राजनीति में कई तरह के बदलाव आए। ऐसे में महाराष्ट्र भाजपा में बनते बदलते और बिगड़ते समीकरणों के दौर में देवेंद्र फडणवीस ने कुछ सालों के बाद नितिन गडकरी का साथ छोड़ दिया और गोपीनाथ मुंडे का हाथ थाम लिया। गोपीनाथ महाराष्ट्र की राजनीति में धाकड़ और दिग्गज नेता माने जाते थे। इससे भी अधिक वो अन्य पिछड़े वर्ग से आते थे जो भाजपा के लिए बहुत जरूरी थे। देवेंद्र फडणवीस ने गोपीनाथ मुंडे का हाथ थामा तो ये अच्छा ही रहा। इसी ग्रुप के साथ रहकर देवेंद्र फडणवीस वर्ष 2013 में महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष का पद पाने में कामयाब रहे। ये एक तरह से देवेंद्र के लिए महाराष्ट्र की राजनीति में टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद उन्होंने उप मुख्यमंत्री और फिर मुख्यमंत्री का पद संभाला। हैरत की बात यह भी है कि वर्ष 2022 में एकनाथ शिंदे ने जब शिवसेना से बगावत की तो बुझे मन से देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री का पद संभालना पड़ा। बताया जाता है कि देवेंद्र फडणवीस नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कहने पर महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री बने। इसके बाद उन्होंने 2 साल तक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई में काम किया। इसमें एक मोड़ और था कि नए गठबंधन में भी सत्ता का केंद्र बने रहे शिवसेना के टूटने के कुछ महीनों के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी विभाजन हुआ। नंबर 2 के नेता अजित पवार इस गठबंधन में शामिल हो गए। अब फडणवीस को अपनी ही सरकार में एक और प्रतिद्वंदी मिल गया, यानी दो उप मुख्यमंत्री। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस लगातार 2 साल चुप रहे और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की जमीन तैयार करते रहे। सबसे अच्छी और सकारात्मक बात यह है कि देवेंद्र पर भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं का भरोसा था। खासतौर से अमित शाह और नरेंद्र मोदी हमेशा ही देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में रहे। देवेंद्र फडणवीस की शुरुआती पढ़ाई इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल से हुई है, लेकिन इससे जुड़ा रोचक किस्सा भी है जिसे खुद कई बार देवेंद्र फडणवीस सुना चुके हैं। हुआ यूं कि वर्ष 2077 में इंदिरा गांधी ने देश भर में आपातकाल लगा दिया था। इस दौरान देवेंद्र के पिता गंगाधर राव को गिरफ्तार कर लिया गया था। इससे नाराज देवेंद्र फडणवीस ने अनोखे अंदाज में इस गिरफ्तारी का विरोध किया। उन्होंने विरोध स्वरूप इंदिरा गांधी के नाम वाले इस स्कूल से अपना नाम ही कटवा लिया। सही मायनों में गलत का विरोध देवेंद्र फडणवीस हमेशा से ही करते रहे हैं। राजनीति में भी वो अपनी बात मुखर तरीके से रखने और विरोधियों पर कटाक्ष करने के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि आरएसएस की महाराष्ट्र में पहली पसंद देवेंद्र फडणवीस ही है। ये दुर्भाग्य ही है कि वर्ष 2019 में देवेंद्र फडणवीस ने दूसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन अजित पवार के सहयोग से बनी ये सरकार सिर्फ 80 घंटों में ही गिर गई। वैसे देवेंद्र फडणवीस बजट पर एक किताब भी लिख चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी का नाम अमृता है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों की पहली मुलाकात साल 2005 में हुई थी। ये जानकर लोगों को हैरानी होगी कि पत्नी अमृता को खाली समय में देवेंद्र से गाना सुनना पसंद है। कुल मिलाकर देवेंद्र फडणवीस गाना भी गाते हैं। शादी के बाद दोनों की एक बेटी भी है। कम ही लोग जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस मॉडलिंग भी कर चुके हैं। वर्ष 2006 में नागपुर के चौराहों पर लगी उनकी मॉडलिंग की तस्वीरें भी खूब चर्चा में रही थी। दरअसल फोटोग्राफर विवेक रानाडे ने ही देवेंद्र को मॉडलिंग के प्रति प्रेरित किया। खास बात यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी भी उन्हें मॉडल विधायक कहकर बुलाते थे। गौरतलब है कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ।
23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे आए तो चमत्कार हो गया। नतीजों में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। कुछ अन्य छोटे सहयोगियों को मिलाकर महायुति ने राज्य की 288 सीटों में से 234 पर जीत हासिल की। इस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी को 132 सीटों पर जीत मिली। भाजपा का प्रदर्शन इस मायने में खास रहा कि इन चुनावों में सिर्फ 149 सीटों पर लड़ी और 132 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं शिवसेना शिंदे गुट को 57 सीटों पर और एनसीपी अजित गुट को 41 सीटों पर जीत हासिल हुई। विपक्ष की बात करें तो महाविकास अघाड़ी को 46 सीटें मिली। बीजेपी के इस प्रदर्शन का श्रेय देवेंद्र फडणवीस को जाता है। महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस वो किरदार हैं जिसके बिना भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हो सकती। बजट पर एक किताब भी लिख चुके देवेंद्र फडणवीस ने अपनी कड़ी मेहनत से महाराष्ट्र की राजनीति में जगह बनाई है। हिंदू मुद्दों को लेकर लगातार मुखर रहे देवेंद्र को हार्डकोर नेता के रूप में जाना जाता है। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी उन्हें बहुत पसंद करता है। आने वाले कुछ सालों में अगर वो केंद्रीय राजनीति में सक्रिय नजर आए तो ये आश्चर्य की बात नहीं होगी। हालांकि इस बात के सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं क्योंकि बीजेपी फिलहाल देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में खुलकर खेलने देना चाहती है।